तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर देना है ना, उनके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक मॉडल पेपर। मतलब आपके पूरे 100 नंबर का जो हिंदी का पेपर आता है ना, उसका मैं एक गेस पेपर लेकर आया हूं। गेस पेपर का मतलब ये एक ऐसा मॉडल पेपर है ना, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आप हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो मैं इस पूरे 100 नंबर के हिंदी के मॉडल पेपर को इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा ना कि हिंदी में लगभग 40 नंबर के टॉपिक ऐसे होते हैं ना, 40 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 100% फिक्स होते हैं, उनको भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपके हिंदी की तैयारी और आप चाहते हो कि हिंदी में इस बार हम भी 95 प्लस लेकर आएंगे, 100 में 95 प्लस ना, तो ये वीडियो एक बार आप लोग जरूर देख लेना। देखो, जब आपको हिंदी का पेपर मिलेगा ना, यहां पे अपना रोल नंबर डालना होगा, यहां पे अपना नाम डाल देना, ठीक है। जो भी आपका नाम है, रोहन, मोहन, जैसे मेरा शुभम नाम है तो यहां पे मैं अपना नाम लिख दूंगा भैया शुभम गोस्वामी, या ऐसे लिख दूंगा मैं शुभम, ठीक है। ये हिंदी का मॉडल पेपर है। इस साइड में आपको पेपर कोड दिया जाएगा, मतलब जब आप कॉपी में अपना डिटेल फिल करोगे ना, रोल नंबर और बाकी सारी चीजें, तो उसी में आपको ये पेपर कोड भी लिखना होगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे पूरा पेपर करने के लिए, और पूरे 100 नंबर का हिंदी का पेपर होगा। ध्यान से देख लेना भैया, हर साल मैं ऐसा ही मॉडल पेपर देता हूं और लाखों बच्चे इन्हीं मॉडल पेपर्स के क्वेश्चन को तैयार करके ना 100 में 90 प्लस 95 प्लस लेकर आते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिकॉर्ड बोलता है। देखो, सबसे पहले आपको नोट दिया गया है, पैसे वाला नोट नहीं है, निर्देश है कि 15 मिनट आप सभी को क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना है। हिंदी का पेपर 2 खंड में होगा, खंड का और खंड खा, 2 खंड में यह पेपर डिवाइड होता है। देखो स्टूडेंट, यहां से हमारा पेपर स्टार्ट होगा। पेपर को शुरू करने से पहले आप लोग सिर्फ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। अगर आपने इस वीडियो पर ना 1000 लाइक्स पहुंचा दिया और आपने सभी बच्चों ने कमेंट कर दिया पीडीएफ ना, तो मैं इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री दे दूंगा। लेकिन आप लोग लाइक करके कमेंट में पीडीएफ जरूर लिखना। देखो, सबसे पहले हिंदी का खंड का आएगा बच्चों, जो कि 50 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी और खंड काव्य होता है। सबका मैं ट्रिक बताऊंगा भाई, गद्यांश कैसे सॉल्व करोगे, पद्यांश कैसे सॉल्व करोगे, इन सब का मैं ट्रिक बताऊंगा इसी वीडियो में। देखो, सबसे पहले आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे भैया, पूरे के पूरे आपके 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। 5 हिंदी गद्य के इतिहास से और 5 हिंदी पद्य के इतिहास से। देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट का निम्नलिखित में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। बताओ इसमें से कौन सी रचना है जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। देखो, कल्पसूत्र, पूर्णोदय, कल्पलता या और अंत में। भैया कल्पलता जो है ना, ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक चैप्टर है हमारे गद्य में, अशोक के फूल। तो आप लोग क्या करना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय पढ़ लेना, 5 नंबर उधर आपका फिक्स हो जाएगा। और उनकी रचनाओं को तो पढ़ोगे ही भाई उसी में, तो आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ना आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो जितने भी लेखक और कवि हैं आपके हिंदी में, उनका साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ लो, क्योंकि उधर भी 5 नंबर फिक्स, लेखक का 5, कवि का 10 नंबर, आपका साहित्यिक परिचय का भी फिक्स। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उनसे रिलेटेड ना, तो वो भी नंबर आपका फिक्स होगा। चलो, खा वाला देखो बच्चों,
भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग्य और पुरुषार्थ, इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या विद्यानिवास मिश्र? अरे भैया जैनेन्द्र कुमार जी हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। पूरे 100 नंबर का पेपर हमें देखना है तो अच्छे खासे स्पीड में चलना होगा, बहुत स्लो नहीं, ठीक है? पूरा पेपर मैं आपको समझाने वाला हूं। फिर गा वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन बस ध्यान से समझ लो भाई। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है ना, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही पेपर आएगा, बिल्कुल नहीं, मतलब इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मेरा कहना है। देखो गा वाला, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, राम वृक्ष बेनीपुरी या विद्यानिवास मिश्र? भाई रामधारी सिंह दिनकर जी हैं संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक। एक एक क्वेश्चन बस समझ लेना, और मैं भी आपसे क्वेश्चन करूंगा अभी, उसका भी आंसर आप लोग दे देना। चलो मैं कर देता हूं क्वेश्चन, सारे बच्चे आंसर देंगे। कुटज, कुटज जो है इसके लेखक कौन है? कुटज के लेखक कौन है? देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है ना सही सही आंसर देते हैं। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि बिल्कुल सही आंसर आपका जाए, चाहे गूगल ही क्यों ना करना पड़े। अगर गूगल से भी सर्च करोगे ना तो भी आप ही का फायदा है, आपका दिमाग जो है उस आंसर को कैप्चर कर लेगा और आगे अगर क्वेश्चन आएगा बोर्ड में ना, फटाक से आंसर लिख दोगे। चलो फटाफट घा वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, इसमें से कौन सी रचना वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है? मेरी असफलताएं, माता भूमि, आधे अधूरे या आखिरी चट्टान? अरे भाई माता भूमि जो है ना, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। दूसरा ऑप्शन आप आंख बंद करके टिक कर दो, नो टेंशन भाई, ठीक है? चलो अंगा नंबर, अज्ञेय की रचना है, इसमें से कौन सी रचना अज्ञेय जी की है? अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसमें से कौन सी रचना अज्ञेय जी की है? मेरे विचार, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह या शेखर एक जीवनी? भाई शेखर एक जीवनी जो रचना है ना, ये अज्ञेय जी की रचना है। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो भाई ऑब्जेक्टिव में ना कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूंगा उसको अप्लाई कर दोगे। ऑब्जेक्टिव में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना है। अभी गद्यांश को सॉल्व करने का मैं ट्रिक बताऊंगा, पद्यांश को भी सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। चलो भैया आप चलते हैं, 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं हिंदी गद्य के इतिहास से। भाई अगर इन सब को, या फिर अगर आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए, या आप अगर हमारे क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हैं बच्चों ना, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज कर लेना 9918332305। ये मेरा भाई नंबर है, इस पर आप लोग कॉल या मैसेज कर लेना। अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स लेना है या फिर आपको नोट्स चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है? मतलब कॉल या मैसेज कर लेना भाई, नंबर है। चलो अब 5 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी पद्य के इतिहास से। देखो दूसरे कक्का, बहुत ध्यान से समझना, कुछ है नहीं। देखो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? कुरुक्षेत्र पर, रश्मिरथी पर, उर्वशी पर या हुंकार पर? भाई उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है उर्वशी, उनको उनकी इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। एक क्वेश्चन मैं आपसे और कर रहा हूं, चलो आंसर दो। प्रिय प्रवास के कवि कौन है? प्रिय प्रवास, आपके 12th में इनका चैप्टर भी है, सारे बच्चे इसका आंसर देंगे। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। आप लोग कमेंट कर दिया करो भाई, कमेंट के पैसे नहीं लगते। चलो खा वाला देखो, दूसरा सप्तक के कवि हैं, इसमें से कौन से कवि हैं जो दूसरा सप्तक के कवि हैं? रामविलास शर्मा, गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह या भवानी प्रसाद मिश्र? भाई भवानी प्रसाद मिश्र जी जो है ना, ये दूसरा सप्तक के कवि हैं, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? मैंने आपको बताया था तार सप्तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी। क्या है? 1943 ईस्वी। ट्रिक भी बताया था भैया कि तार में
ता और रा आता है, 43 में भी ता और रा आता है। तो तार सप्तक का संपादक 1943 में हुआ, ठीक है। लेकिन तीसरा सप्तक का संपादन कब हुआ? सन 1959 ईस्वी, सन 1954 ईस्वी, सन 1951 ईस्वी, सन 1957 ईस्वी। देखो मैं इसको उल्टा पढ़ने जा रहा था, 1945 जबकि 54 है, ठीक है, आगे पीछे है। तो देखो तीसरा सप्तक का प्रकाशन है सन 1959 ईस्वी। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो घा वाला क्वेश्चन देख लो। घा, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? इसमें से कौन सी रचना है जो धर्मवीर भारती जी की है? बताओ फटाफट, सारे बच्चे कमेंट करो। अड़िमा, अपरा, अंधा युग या अर्चना? भाई अंधा युग जो है ना, ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंख बंद करके आप लोग टिक कर देना अगर आ गया, ठीक है। अगला नंबर, अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है? अज्ञेय, इनका पूरा नाम जानते हो? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। इनको किस वाद का प्रतीक माना जाता है? छायावाद, प्रगतिवाद, हालावाद या प्रयोगवाद? भाई प्रयोगवाद का प्रतीक माना जाता है। अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का प्रतीक माना जाता है। चौथा ऑप्शन, आंख बंद करके टिक कर दो भाई, काम खत्म है। तो 5 क्वेश्चन यहां पर भी हो गए हिंदी पद्य के इतिहास से, यानी कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी हम 10 नंबर के क्वेश्चंस देखे हैं भाई। अरे अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अब चलते हैं बच्चों गद्यांश पे। देखो ये तीसरा, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई 10 नंबर का रहेगा, मतलब कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। एक आपको गद्यांश दे दिया गया, यहां से लेकर यहां तक, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, 10 नंबर ले जाना है। कैसे लिखना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। देखो ऐसे आपको पूरा लिखना है, ठीक है। मैं एक एक करके अभी समझाऊंगा, नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा। ये दूसरा वाला भी आप कर सकते हो, मुझे ये समझाना था आपको, ठीक है। तो चलो भैया, हम क्या करते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना सिखाते हैं विथ ट्रिक, और उसके बाद लिखना बताएंगे। देखो पहले पढ़ो। रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वो, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। अब देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये हमारे अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेकिन आपको कहीं अशोक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो ये भाई टफेस्ट गद्यांश है। आपका अशोक का फूल का होता है तो ज्यादातर अशोक दिख जाता है, राष्ट्र का स्वरूप का होगा राष्ट्र वर्ड दिख जाएगा गद्यांश में, लेकिन यहां पे नहीं है, तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये वो वाला गद्यांश नहीं है भैया कि पाठ का नाम डायरेक्ट गद्यांश में दिया है, ये दूसरा है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको यहां से लेकर यहां तक इसकी अपनी भाषा में व्याख्या करनी है, इसको हम बोलते हैं रेखांकित अंश, ठीक है। चलो अगला, तीसरा, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो भाई इसका भी आंसर सीधा सीधा दिया है, अभी मैं बताऊंगा व्याख्या कैसे करनी है। तो देखो ये सीधा सीधा आंसर है, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। फ्री का नंबर है, बिल्कुल फ्री का, लूट लो भाई, एकदम हलवा है, ठीक है। चलो अगला देखो, चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है, यहां देखो ध्यान से। भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है? तो भैया देखो इसी में मिल गया। देखो ये विचित्र देश है वो, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। मतलब इन सब का सहयोग रहा है। असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष, ये सब मिलकर इन्होंने भारतवर्ष बनाया है, ठीक है। अगला, आर्य शक हूण कहां आए? अरे भैया कहां आए? भारत में आए। तो लिख दो आर्य शक और हूण समय समय पर भारतवर्ष में आए। भाई बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। जब भी इसका आंसर लिखना ना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना और गद्यांश का फर्स्ट वर्ड रविंद्रनाथ ने डॉट 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 करके अद्भुत मिश्रण है। ये देखो हमने लिख दिया। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हम संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं, उसमें भी वही लिखा जाता है। देखो
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। ये हुआ बच्चों लेखक का नाम, ये हो गया पाठ का नाम और 2 नंबर आपके नाम, बिल्कुल फ्री का। तो दोनों तरीका है, या तो आप संदर्भ लिख दो और या तो आप डायरेक्ट लिख दो पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बस हो गया। दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो, जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं वो अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो इसकी व्याख्या करनी है भाई तो हम थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 2 लाइन का है तो 2 ही लाइन में लिख दो, 4-5 लाइन में मिनिमम लिखना, अपनी तरफ से भी बना के लिख देना। देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या, हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से विदित होता है कि यहां आदिकाल से ही अनेक विदेशी जातियां आई। उनमें से आर्य, शक, हूण आदि अनेक जातियां भारत पर आक्रमण करके यहां पर विजय प्राप्त की और यहां के विशाल भूभागों पर अपने राज्यों साम्राज्यों की स्थापना की। इनमें से अनेक यही के होकर रह गए। देखो, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, आप बस 4-5 लाइन में लिख देना बहुत है, लेकिन बड़ा है तो पढ़ लेते हैं। होकर रह गए और वैवाहिक संबंधों के द्वारा यहाँ की उस हिंदू संस्कृति के अंग बन गए। हिंदुओं ने जिसकी भी सभ्यता या संस्कृति में जो कुछ भी श्रेष्ठ था उसे ग्रहण कर लिया। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं, नीतियों, आदर्शों आदि पर आधारित जिस भारतीय संस्कृति के दर्शन हमें होते हैं वो यहाँ की सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली आर्य जाति या उसके बाद बाहर से आने वाली विदेशी जातियों के समन्वयात्मक योगदान का परिणाम है। थोड़ा बड़ा हो गया 2 नंबर, लेकिन आपको जो भी रेखांकित अंश की व्याख्या की जाए उसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना है, नंबर मिल जाएगा। चलो अगला, कहां तक याद करते फिरोगे। तीसरा, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है। तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है। देखो, रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है क्योंकि यहां की प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है, बस इतना। या आप इतना ही लिख सकते हो, रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, फटाफट देखते चलो भाई। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है। तो इसका भी आंसर देख लो भाई, चौथा वाला ये देखो, भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों का वरन आर्यों के उपरांत आने वाले शक, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व, असुर आदि अनेक विदेशी जातियों का सहयोग रहा है। बस 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। मैंने आंसर ढूंढ के बताया था। एक लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद 10 नंबर फिक्स है। देखो, आर्य, शक, हूण कहां आए। तो इसका आंसर भी मैं बता देता हूं भाई, एकदम सिंपल तरीके से। देखो, ये आर्य, शक एवं हूण आदि विदेशी जातियों के लोग समय समय पर भारतवर्ष में आए। 2 नंबर यहां भी कंप्लीट। ऐसे करके आओगे 10 में 10 पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं पता तो दूसरा कर लो भाई, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक, ये भी अशोक आ गया तो अशोक के फूल चैप्टर का है, लेकिन दोनों गद्यांश एक चैप्टर के नहीं रहेंगे, अलग अलग चैप्टर के, ठीक है। तो इसके नीचे भी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए पूरा गद्यांश दिया गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन यहां पे दिए गए हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने महत्वपूर्ण पद्यांश पे। अब देखिए स्टूडेंट, पद्यांश की अगर बात करें ना भैया, सेम गद्यांश की ही तरह रहेगा, लेकिन ये पद्यांश है, मतलब आपको एक पद्यांश दे दिया गया यहां से यहां तक, इसके नीचे 5 क्वेश्चन देखिए रहेंगे, पांचों का आंसर लिखना है। एक और दिया रहेगा नीचे, वो भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन मैं इसको अब करूंगा पहले भैया, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 10 नंबर ये भी हम फिक्स कर देंगे। देखो, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखिए। देखो, पद्यांश में ना ये हिंदी के पद्य से होता है, कविताओं से संबंधित, तो इसका हिंदी मीनिंग आपको आना चाहिए। ये गद्यांश की तरह इतना आसान नहीं होता है भाई, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे ये वाला जो पद्यांश है, ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर का है, जिसको मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। मतलब जो श्री राम जी को कैकेयी जी ने 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था ना, अब वो पश्चाताप कर रही है श्री राम जी के पास आकर। तो देखो वो क्या कहती हैं, कैकेयी जी कहती हैं, पहले मैं हिंदी मीनिंग बता देता हूं फिर आंसर बताऊंगा। कहते आते थे यही अभी नरदेही, मतलब अब तक लोग यही कहते आते थे, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, मतलब माता बुरी नहीं हो सकती, पुत्र बुरा हो सकता है, ठीक है। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब सभी हाय यही कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, मतलब पुत्र तो पुत्र है लेकिन माता कुमाता हो गई, माता बुरी हो गई है। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा। वो भरत को संबोधित करते हुए कहती हैं कि बस मैंने भरत का सिर्फ बाहरी शरीर ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मतलब उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा, उसके मृदुल गात्र यानी कि कोमल शरीर को ही मैंने देखा केवल।
परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मतलब परमार्थ दूसरों का हित मैंने नहीं देखा, बस अपना ही स्वार्थ मैंने साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और इसी कारण तो आज इतनी बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है। मैंने पति को भी खो दिया और श्री राम जी भी नहीं चलने को तैयार हैं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक ये कहानी चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि अयोध्या में भी एक ऐसी रानी थी जो बहुत अभागिन थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। और कैकेयी जी कहती हैं कि जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि धिक्कार है उस रानी को जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसे अनुचित कर्म कराए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो फर्स्ट, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भाई शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, 2 नंबर फिक्स। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आपको व्याख्या करनी है ऊपर की लाइनों का। देखो ये इस लाइन का केवल एक ही लाइन का व्याख्या करना है, कर देंगे अभी हम लोग। उसके बाद में तीसरा, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। भाई पद्यांश के अनुसार आज तक लोग कहते आए हैं कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। ठीक है, अगला, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो भैया कैकेयी जी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। देखो हिंदी मीनिंग पढ़ोगे तो आपके लिए पद्यांश और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। पांचवा, इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात का पश्चाताप हो रहा है। तो इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और अपने पुत्र भरत के हृदय को ना पहचान पाने का पश्चाताप हो रहा है। तो अब चलो एक एक का आंसर लिखेंगे। देखो जब भी इसको सॉल्व करना है ऐसे लिखना, कहते आते थे डॉट 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 करके महास्वार्थ ने घेरा। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, वो भी 2 नंबर आपको दिलाएगा। और ऐसे भी लिख सकते हो संदर्भ, देखो प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। बस 2 नंबर कंप्लीट, ये कवि का नाम, ये शीर्षक का नाम और 2 नंबर आपके नाम फ्री का। ठीक है, चलो अगला देखो भाई, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या करनी है आपको। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले। ये दोनों लाइन शायद अंडरलाइन रहेगा, चलो कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा तो हम लोग व्याख्या कर ही देते हैं। देखो क्या होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। कैकेयी श्री राम से कहती है कि आज तक मनुष्य यही कहते आते थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखती हैं। अब तो मेरे चरित्र के कारण लोगों का इस उक्ति से विश्वास हट जाएगा और संसार के लोग यही कहा करेंगे कि माता दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है परंतु पुत्र को पुत्र नहीं हो सकता। ठीक है, अब उल्टा हो गया सब कुछ, ऐसा कैकेयी जी सोच रही हैं, बस हो गया। ठीक है, 2 नंबर इसका भी आपका फिक्स। चलो बच्चों अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। तो इसका आंसर मैंने बता ही दिया था। देखो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। 2 नंबर इसका भी फिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, चौथा वाला क्वेश्चन है, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो किसने प्रायश्चित किया है। देखो कैकेयी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। 2 नंबर यहां पर भी फिक्स है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात का पश्चाताप हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को ना पहचान पाने का पश्चाताप हो रहा है। 2 नंबर 10 में 10 भैया, 10 आउट ऑफ 10, नो कटिंग, बिल्कुल एकदम हलवा है। ठीक है, हो गया। चलो नहीं पता तो भाई दूसरा कर लो, ये दूसरा दिया गया है, इसको कर लेना। 5 क्वेश्चन इसके नीचे भी हैं। ठीक है, सिंपल है। अब चलते हैं भैया हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक पर। मैं जो 100% फिक्स टॉपिक की बात कर रहा था ना, स्टार्टिंग हो चुकी है। देखो साहित्यिक परिचय, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। 5 नंबर। भाई 3 लेखक हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और पुरोजी सुंदर रेड्डी। इन तीनों लेखकों का साहित्यिक परिचय पढ़ लो। मैं कहता हूं 5 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता, 100% फिक्स है। और मैंने सारे जीवन परिचय एक ही वीडियो में बता रखा, यूट्यूब पर सर्च करना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको सारे लेखक और कवियों का एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, चलो
खा वाला। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। 5 नंबर। जैसे फर्स्ट, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। इन तीनों का तो आप याद कर ही लो। एक और याद कर लो, रामधारी सिंह दिनकर। 4 कवियों का याद कर लो भाई, आपका 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, 4 कवियों का आप याद कर लो। नंबर फिक्स है, मैं लिख कर दे सकता हूं भाई। चलो हो गया ये भी। इनको मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है, स्पेशल वीडियो में जाकर देख लेना। अब चलते कहानी पे। 100% नहीं, 110% फिक्स। देखो, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। 5 नंबर अथवा लगा है। बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए। शब्द सीमा 80। भाई आप 3 कहानी पढ़ लो मेरी मानो तो। पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, 3 कहानी का उद्देश्य और सारांश पढ़ लो। 5 नंबर कोई नहीं काट सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड बोलता है मेरे भाई। आप जाकर पेपर तो देखो, किसी भी हिंदी के टीचर से जाकर पूछ लेना जो शुभम सर कह रहे हैं क्या ये रियल है। जी बिल्कुल। और मैंने कहानी को पढ़ा भी रखा, यूट्यूब पर सर्च करना, पंचलाइट कहानी शुभम लेक्चरर वीडियो हाजिर है। बहादुर कहानी शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा। चलो अब खंड काव्य आता है, ये भी 100% फिक्स है। देखो, स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर। शब्द सीमा 80। भाई ये जिला वाइज होता है। यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ है, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में सत्य की जीत, कुछ जिलों में त्यागपति, कुछ जिलों में श्रवण कुमार, कुछ जिलों में आलोक वृत्त। तो ये जिला वाइज होता है। आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना। खंड काव्य नहीं पता तो अपने जिले का नाम कमेंट कर देना। ये भी 5 नंबर फिक्स है। मतलब 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, 50 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई। अब चलेंगे खंड खा पे। वीडियो को लाइक करते हुए चलना बच्चों। जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं ना, दिन रात जागकर, आप भी उतना ही सपोर्ट करो हमें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले भाई ना, एक भी घंटा ना सोए। चलो खंड खा, 50 नंबर का ये भी रहेगा बच्चों। इसमें संस्कृत, व्याकरण, निबंध, पत्र, रस, छंद, अलंकार, यही सब रहेगा। देखो 8वां, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। 7 नंबर। जैसे देखो, अतीते प्रथम कल्पे जना एकाम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्ण पुरुषम राजन कुर्वन् चतुष्पदा अपशन्निपत्तम निकिमणि। ठीक है, ये हमारे जातक कथा चैप्टर का ये संस्कृत का गद्यांश है। उलूक जातकम से लिया गया है भाई। तो मैंने आपको बताया है, अगर आपको गद्यांश का 7 नंबर फिक्स करना है ना, तो आप जातक कथा, महामना बालबिया, पंचशील सिद्धांता और संस्कृत भाषा या महत्तम 4 चैप्टर पढ़ लो भाई, फिक्स आपका 7 नंबर। देखो दूसरा वाला जो हमारा दिया गया है, ये किस चैप्टर से है, आप लोग वैसे समझ सकते हो, ये है पंचशील सिद्धांता चैप्टर से। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करना है मेरे भाई। संदर्भ लिख दो किस पार्ट से लिया गया है और हिंदी में अनुवाद कर दो। ठीक है, बस हो गया। अब ये संस्कृत का पद्यांश है भाई। ये देखो 7 नंबर, ये भी 100% फिक्स होता है, क्योंकि भाई आपके संस्कृत में एक चैप्टर है। देखो ध्यान से, दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। ठीक है, तो ये हमारे सुभाषित रत्नानि चैप्टर का श्लोक है। देखो आपके संस्कृत में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सुभाषित रत्नानि चैप्टर के सारे श्लोक पढ़ लो, सारे के सारे श्लोक सुभाषित रत्नानि चैप्टर के पढ़ लो। 7 नंबर आपका फिक्स है 100%। बाकी जो चैप्टर हैं किसी किसी में एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना, फिर तो आपका फिक्स ही है। तो दोनों देखो सुभाषित रत्नानि से ही लिए गए हैं। 9 नंबर देखो, मुहावरे। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अद्वितीय वाक्य प्रयोग करो। 2 नंबर। जैसे एक म्यान में 2 तलवार, मतलब एक ही स्थान पर 2 विचारधाराएं नहीं रह सकती। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब ना पता होने पर दिखावे करना, बहाने बनाना, मतलब योग्यता ना होने पर बहाने बनाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब दोषी हमेशा सशंकित रहता है। घा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब दोषी होने पर भी निर्दोष पर दोष लगाना। ठीक है, तो चारों में से कोई एक करना है, कर लेना। अब अगला टॉपिक हमारा है आपठित गद्यांश। अब देखिए अगला टॉपिक जो है 10 नंबर, आपठित गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 नंबर। भाई ऐसा गद्यांश जो आपके चैप्टर में नहीं है, ये बाहर से दिया जाता है। आपठित का मतलब जो आपने ना पढ़ा हो। देखो ध्यान से, 2 रहेंगे, करना एक ही है। जैसे ये गद्यांश दिया गया यहां तक, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में मिल जाएगा। नहीं पता ये दूसरा कर लो। चलो इसको पढ़ते हैं और क्वेश्चन का आंसर देते हैं आसान शब्दों में। देखो,
मुल्ला नसीरुद्दीन को अरब के सुल्तान हमेशा अपने साथ रखते थे। उनकी हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत भाती थी। वे सदा दूसरों को हंसाते थे। वे कहते थे एक मुस्कुराहट से हम दूसरे व्यक्ति के मुख पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, अनजान को भी अपना बना सकते हैं। हंसना मुस्कुराना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। नन्हा शिशु बिना किसी कारण के मुस्कुराता है, उसकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है। लेकिन जैसे जैसे शिशु बालपन और किशोरावस्था की ओर बढ़ता है, उसकी हंसी कम हो जाती है। युवा अवस्था आते आते चेहरे पर तनाव अपनी अलग जगह बनाने लगता है। फिर मुस्कान ईद का चांद बन जाती है। एक शेर है, खुल के हंसना तो सबको आता है, लोग तरसते हैं एक बहाने को। लोगों को वो बहाना ही नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वे हंसे और मुस्कुराएं। काम की अधिकता और समय सीमा वाले लक्ष्य तनाव को बढ़ावा देते हैं, लेकिन यदि मुस्कुराते रहें तो तनाव को पराजित कर सकते हैं। मुस्कुराने वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला होता है। तो पहला क्वेश्चन देखो, सुल्तान को क्या अच्छा लगता था? तो देखो भैया ऊपर क्या दिया गया है, ये देखो। मुल्ला नसीरुद्दीन को अरब के सुल्तान हमेशा अपने साथ रखते थे। उनकी हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत भाती थी। मतलब सुल्तान को मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी बहुत अच्छी लगती थी। बस आपका नंबर फिक्स, ठीक है, यही लिख दो। अगला देखो, नन्हे शिशु की मुस्कान कैसी होती है? तो देखो यहीं पे कहीं लिखा होगा नन्हा शिशु। ये देखो, नन्हा शिशु बिना किसी कारण के मुस्कुराता है, उसकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है। मतलब नन्हे शिशु की जो मुस्कान है वो निर्मल और स्वार्थहीन होती है। 2 नंबर यहां पर भी फिक्स हो गया। अगला देख लो बच्चों, तनाव को बढ़ावा कैसे मिलता है? तो देखो यहीं पे कहीं है आंसर। ये देखो, काम की अधिकता और समय सीमा वाले लक्ष्य तनाव को बढ़ावा देते हैं। मतलब काम की अधिकता और समय सीमा की वजह से तनाव को बढ़ावा मिलता है। बस हो गया भाई, 5 नंबर फिक्स है। नहीं पता है तो आप दूसरा कर लो भाई, ये आपके पास ऑप्शन है। इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन है। अब चलेंगे शब्द युग्म पे। देखो 11 का ध्यान से समझना। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। जैसे अंश अंश, इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। भाग कंधा, कंधा भाग, सूर्य चंद्रमा या मांच आंच। अरे भाई भाग कंधा, इस अंश का मतलब होता है भाग, इस अंश का मतलब कंधा। तो भाग और कंधा, ठीक है, ये आपका हो गया। समझ में आ रहा है? अगला देखो, दूसरा दूसरा वाला देखो। मतलब इतना तो समझ में आ गया ना कि यहां पे ये वाला होगा। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट वाले पे। इसको, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? चलो आप चलते हैं दूसरा वाला। देखो तरणी, तरणी, इसका सही अर्थ क्या होगा? तरना और स्त्री, नाव और स्त्री, सूर्य और नाव या सूरज और चंदा। भाई सूर्य और नाव। तरणी का मतलब सूर्य, तरणी का मतलब नाव। बस हो गया, ठीक है। चलो अगला, खा वाला, अनेकार्थी शब्द। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए भाई। 2 नंबर। जैसे अली, अली को हम कहते हैं भौरा, सखी, बिच्छू। नाग, नाग को हम कहते हैं हाथी, सर्प। अंक, अंक को हम कहते हैं संख्या, नाटक का एक भाग। बस यही सब होता है, ठीक है। चलो अगला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे आ जाओ, गा वाला। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे घृणा के योग्य जो होगा बच्चों, उसको घृणित बोलेंगे। जो जीता ना जा सके वो अजेय होगा, ठीक है। तो ये आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूं क्योंकि बहुत लॉन्ग क्लास हो जाएगी। चलो भाई वाक्य संशोधन पे आ जाओ। देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर। जैसे मैं रो दिया, ये गलत है। मैं रो पड़ा, ये सही है। दूसरा, परमात्मा के अनेक नाम है, गलत है। परमात्मा के अनेक नाम है रहेगा, अनेकों लिखा है यहां पे, अनेकों नहीं रहेगा। मैं भोजन लाया हूं, ये तो सही लग रहा है मुझे। 100 रुपया प्राप्त हुआ, गलत है। 100 रुपए प्राप्त हुए, ये सही होगा। मतलब वाक्य संशोधन में आपको वाक्य में गलती दी जाएगी, उसको सही करके लिखना। चलो भैया अब रस छंद अलंकार पे आ जाते हैं। देखो करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए 2 नंबर। अनुप्रास अथवा प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सही लिखिए 2 नंबर। और एक छंद आएगा भैया, देखो चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सही लक्षण तथा उदाहरण लिखिए 2 नंबर। मतलब रस 2 नंबर, छंद 2 नंबर, अलंकार 2 नंबर। भाई 6 नंबर मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया है। जितने भी रस, जितने भी छंद, जितने भी अलंकार है ना, एक ही वीडियो में मैंने पढ़ाया है। यूट्यूब पे सर्च करो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना, ठीक है। पूरा 6 नंबर फिक्स है, ये 100% फिक्स क्वेश्चन है। चलो भैया पत्र लेखन 13 नंबर, 6 नंबर का आएगा पत्र। देखो किसी स्कूल के प्रबंधक को लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। पता है तो करो, नहीं तो अथवा लगा है। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु पत्र लिखिए। अरे यूट्यूब पे सर्च तो करो भाई, हिंदी के 5 पत्र एक ही वीडियो में मैंने बताया है। सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। चैनल का नाम पीछे ले लेना, वीडियो मिल जाएगा। चलो भैया आप चलते हैं निबंध पे, लास्ट टॉपिक 14 नंबर। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो 9 नंबर। जैसे का साहित्य समाज का दर्पण है, लोकतंत्र और समाचार पत्र, भ्रष्टाचार महान अभिशाप, मेरा प्रिय कप कंप्यूटर। भाई निबंध जब भी लिखना हेडिंग अच्छे से डालना,
हेडिंग का मतलब सबसे पहले आप लोग एक रूपरेखा बना लेना। क्या? रूपरेखा बना लेना। उसमें जितने भी हेडिंग रहेंगे, जैसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, बीच में आप जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो वो हेडिंग, लास्ट में उपसंहार। कम से कम एक निबंध में 5 हेडिंग तो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी 9 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आज का जो हमारा 100 नंबर का हिंदी का पेपर है बच्चों ना, वो यहीं पर फिनिश होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। बाकी जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।